हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत। आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम हमारी बागबानी की एक मोस्ट पॉपुलर और ब्यूटीफुल स्टर्डी क्लाइंबर मधुमालती के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस सुंदर मधुमालती के बेला का नाम ही मधु से शुरू होता है क्योंकि इनके फूलों में प्रचुर मात्रा में अमृत या मधु पाया जाता है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम कॉम्ब्रेटम इंडिकम है, जिसे प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार रंगून क्रीपर, मधुमालती, रेड जैस्मिन, ड्रंकेन सेलर, बर्मा क्रीपर, संध्या रानी, झुमका बेल, विलायती चमेली ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है। और कॉम्ब्रेटेसी या फिर कैप्रिफोलियासी परिवार में दुनिया भर में इनकी लगभग 180 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 100 प्रजातियां चाइना में, 20 प्रजातियां हमारे भारत में, 20 यूरोप में और 20 नॉर्थ अमेरिका में कुदरती रूप में बढ़ती पाई जाती हैं। मूल रूप से यह पौधे ट्रॉपिकल एशिया के मूल निवासी है, जिसमें हमारे भारत समेत फिलीपींस, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों का भौगोलिक प्रदेश समाविष्ट होता है। यहाँ के भौगोलिक वातावरण में यह पौधे सेकेंडरी फॉरेस्ट में प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं। और सेकेंडरी फॉरेस्ट या फिर द्वितीयक वन, ओरिजिनल फॉरेस्ट या फिर आदिम पुराने जंगलों से काफ़ी निराले होते हैं, जो कि एक बार हम इंसानों द्वारा कट चुके होते हैं और बाद में उनमें रिप्लांटेशन किया जाता है। और उन्हीं सेकेंडरी फॉरेस्ट के यह पौधे मूल निवासी है। दोस्तों, यह मधुमालती की डबल पंखुड़ियों वाले फूलों की एक बहुत ही सुंदर किस्म है। साथ में यह डबल पेटल या फिर डबल पंखुड़े वाले फूल सिंगल पंखुड़े वाले फूलों की तुलना में काफ़ी मीठी और मनभावन खुशबू वाली किस्म है। झुमके की तरह बंच में खिलने वाले इनके फूलों के गुच्छे काफ़ी लुभावने होते हैं और इसी की वजह से कॉमनली इसे झुमका बेल कहा जाता है। इस बेला पर विकसित हुए इनके बहुसंख्य कलियों के घोंसलों से सफ़ेद फूल शाम के वक्त खिलना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर गर्म ट्रॉपिकल जोन में मार्च के मध्य से इनकी फ्लावरिंग शुरू होती है और अप्रैल और मई के अंत तक इन पर काफ़ी हेवी फ्लावरिंग होती है। संध्या समय में या फिर शाम के वक्त खिले हुए इनके सफ़ेद फूल दूसरे दिन हल्के गुलाबी रंग में परावर्तित होने लगते हैं और अंत में तीसरे दिन के दरमियान पूर्णतः लाल रंग में परावर्तित होते हैं। इनकी कलियों का खिलना और फूलों का अलग अलग शेड में रंग बदलना, यह प्रोसेस तकरीबन 3 दिन तक चलती रहती है। कलियों के खिलने के बाद यह फूल बेला पर एवरेजली 4 से 5 दिन तक रहते हैं। इसके फूल सफ़ेद कलर में खिलने के बाद गुलाबी और लाल होने पर उसमें प्रचुर मात्रा में अमृत पैदा होता है। इसलिए इन फूलों की अलग अलग कलर शेड में डाइवर्ट होने की इंटरनल प्रोसेस को अलग अलग कीटों को परागण क्रिया की प्रोसेस में भाग लेने के लिए इन फूलों ने यह एक कुदरती रणनीति अपनाई है, ऐसा कहा जाता है। जैसे जैसे इन फूलों की कलर शेड बदलती जाती है, वैसे वैसे इन फूलों की तरफ मधुमक्खियाँ और बटरफ्लाइज के साथ साथ बाज और पतंग जैसे कीड़े भी आकर्षित होते हैं, जिसकी वजह से इनकी परागीकरण की क्रिया काफ़ी अच्छी होती है। साथ में इस मधुमालती के सिंगल पेटल वाले फूल डबल पेटल वाले फूलों से लंबाई में थोड़े ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अभी अप्रैल मंथ चल रहा है और इस मंथ में इस मधुमालती के पौधे के हर डाली पर इनके फूलों के गुच्छे एक मीठी भीनी भीनी मन भावन सुगंध के साथ खिल उठते हैं। दोस्तों, इस मधुमालती के सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे पूर्ण सूरज की रोशनी में बढ़ना पसंद करते हैं। हालांकि इनकी कुछ बौनी किस्मों को या फिर पॉट प्लांट्स को हम थोड़े से फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन 2 से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ने वाले पौधों के लिए फुल सनलाइट वाली जगह ही चाहिए। यह सिंगल पेटल वाली मधुमालती की किस्म डबल पेटल वाली किस्म की तुलना में काफ़ी हार्डी होती है और इन पौधों का फ्लावरिंग सीजन भी समर में शुरू होता है। इसलिए इन पौधों के लिए हमें हमारी प्लांट गैलरी में सनी लोकेशन वाले एरिया को चूज करना है, क्योंकि फुल सनलाइट के नीचे यह बेला काफ़ी मैसिव और अच्छी फ्लावरिंग करती है। इसलिए इन पौधों के साल भर के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हमारी प्लांट गैलरी का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी इन पौधों के लिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। साथ में ज़मीन के बजाय पॉट्स में लगाए गए इस मधुमालती के डबल पेटल वाली किस्म को बहुत हॉट एरियाज़ में थोड़े से फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में हम ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी हाइट के बारे में देखा जाए तो यह डबल पेटल वाली किस्म हमारी प्लांट गैलरी में एवरेजली 3 से 4 मीटर तक बढ़ती पाई जाती है। मैंने शूट की हुई यह बेल लगभग 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुकी है, लेकिन पोषण स्थिति अनुसार 6 से 8 मीटर तक की ऊंचाई तक भी यह प्लांट्स बढ़ते हैं।
इनफैक्ट प्राकृतिक वातावरण में इनकी जंगली किस्में 60 से 70 फीट तक की ऊंचाई तक भी बढ़ती पाई जाती है। लेकिन पॉट्स या कंटेनरों में यह डबल पेटल वाली किस्म 1 से 2 मीटर तक की ऊंचाई तक और आउटडोर गार्डन में एवरेजली 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ती पाई जाती है, जिसे हम कटिंग या प्रूनिंग के माध्यम से मेंटेन कर सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में इस बेला को लिग्नियस टाइप वाली बेला कहते हैं, मतलब मैच्योर स्टेज में इसका ट्रंक लकड़ी जैसा बन जाता है। दोस्तों, इस मधुमालती की वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो इसकी पानी की ज़रूरत मीडियम कैटेगरी में आती है। इस बेला को आउटडोर गार्डन में लगाने के बाद उसकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक नमी को ढूंढते हुए पहुंच जाती है। लेकिन पॉट्स या कंटेनरों में लगाए गए पौधों को हमें टॉप सॉइल सूखने के बाद ज़रूरत अनुसार रेगुलरली वाटरिंग करनी चाहिए। और इस बेला का फ्लावरिंग सीजन भी गर्मियों के दिनों में आता है और इन गर्मियों के दिनों में सभी पॉट प्लांट्स को हमें काफ़ी संभालना पड़ता है। इसलिए भौगोलिक स्थिति अनुसार या फिर सनलाइट की तीव्रता अनुसार हमने पौधे जहाँ भी रखे हैं, मतलब टेरेस पे, बालकनीज में या फिर ग्राउंड लेवल पर, उसकी जगह और ज़रूरत अनुसार टॉप सॉइल हल्की सूखने के बाद इस समर सीजन में 1-2 दिनों के अंतराल के बाद हमें इनकी वाटरिंग करनी है। हालांकि सर्दियाँ और रेनी सीजन में यह पानी की ज़रूरत बदल जाती है। दोस्तों, इस मधुमालती के पौधे की फर्टिलाइजर डिमांड के बारे में देखा जाए तो पॉट प्लांट्स के लिए वेल्ड्रेन पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाते समय उसमें 1 पार्ट कोई भी ऑर्गेनिक खाद को हमें ऐड करना है, जो पौधे की अच्छी हेल्थ बनाने के साथ साथ उनकी जड़ों के डिमांड अनुसार उन्हें स्लो रिलीज होते हैं। और साथ में इस बेला की ग्रोथ और हाइट अनुसार इनकी जड़ों के पास एक हल्का NPK बेस मेंटेन करने के साथ इसकी भरपूर फ्लावरिंग के लिए हमें इन्हें फॉस्फोरस बेस फर्टिलाइजर देनी है। ज़्यादातर पॉट प्लांट्स के लिए पॉट्स की साइज पौधे की ग्रोथ अनुसार उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर देने के कुछ मेजर होते हैं, क्योंकि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर या फिर केमिकल एक्टिविटी की वजह से पौधों की जड़ों पर काफ़ी बुरा असर होता है। इसलिए हमारे खुद के निजी अनुभव से हम हमारे प्लांट गैलरी के पौधों की फर्टिलाइजर की मात्रा तय कर सकते हैं। ज़्यादातर आउटडोर गार्डन में लगाए गए पौधों के बजाय पॉट प्लांट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इन पौधों पर कोई हार्मफुल डिजीज़ नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ संक्रमणवश पत्तियों को कुतरने वाले कीटों की रोकथाम के लिए हम रूटीन के दौरान नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र का इनकी पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं। साथ में ज़रूरत अनुसार रोगर जैसे केमिकल पेस्टिसाइड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रॉपिकल एशिया में इस मधुमालती के पौधे को काफ़ी मेडिसिनल प्लांट माना जाता है। जैसे कि गठिया जैसे रोगों में इस मधुमालती की जड़ों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा लिया जाता है। इनके फलों के अर्क का उपयोग किया जाता है, लेकिन सही जानकारी और चिकित्सक की सलाह से ही इसका उपयोग हमें करना चाहिए। साथ में सजावटी उद्देश्य में फूलों के साथ इनके तनों का उपयोग टोकरियां बनाने में और मछली पकड़ने के जाल बनाने में भी किया जाता है। इस रंगून क्रीपर या मधुमालती का प्रोपेगेशन भी हम इनके स्टेम कटिंग से आसानी से कर सकते हैं। मिट्टी के संपर्क में आने के बाद इनकी स्टेम के नोड से जड़ें निकल आती है। ज़्यादातर रेनी सीजन में इनकी स्टेम से इन्हें प्रोपेगेट करने पर हमें किसी रूट हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस समय वातावरण में 95% वाटर ह्यूमिडिटी होती है। उस वक्त बीजों का कटिंग्स का 90 से 100% कुदरती रूप से अंकुरन होता है। दोस्तों, सजावट के रूप में इस मधुमालती की बेला को हम पॉट्स या कंटेनरों के साथ साथ हमारे गार्डन के फेंसिंग जाली पर या फिर गार्डन वॉल्स पर भी ग्रो कर सकते हैं। साथ में हमारे बालकनी की रेलिंग्स को भी यह बेला काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करती है। बस शुरुआती समय से इसे ग्रो करने के लिए एक स्टर्डी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हमारी प्लांट गैलरी में ग्रो किए जाने वाली सभी बेलों के बारे में एक मज़ेदार बात यह है कि हम हमारी प्लांट गैलरी की ज़्यादातर सभी बेलों को वाइन इस शब्द से बुलाते हैं, लेकिन असल में ब्रिटिश द्वीप समूह के साथ दुनिया भर में वाइन यह शब्द खासकर अंगूर की बेलों के लिए कहा जाने वाला सही शब्द है। इसलिए हम सभी प्रकार की बाकी के बेलों को क्लाइंबर्स या पर्वतारोही कह सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।